तारीना हार्डो के जाने के बाद हम बहुत देर तक इस मौजू पर गुफ्तगू करते रहे। तहज़ीब मैल्कम एक्स बहुत खुश नजर आ रही थी। मैं देर तक इस एहसास से लुत्फानंदोज होता रहा। फिर मैंने कहा, तहज़ीब, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं अपने मकसद की तकमील के लिए जल्द अज जल्द दोबारा काम शुरू कर दूं। एक मशवरा चाहता हूं तुमसे। तहज़ीब ने पुरखुलूस अंदाज में कहा, कहो। मैंने कहा, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मेरे जहन में इस अंदाज में काम करने का मंसूबा है, लेकिन इस मंसूबे की तकमील के लिए हमें बड़ी मेहनत से काम करना होगा। अगर हम अपने दरमियान कुछ साथी इकट्ठे कर लें और वो ऐसे हों जिन पर हम मुकम्मल एतमाद कर सकें, तो क्या इस काम की इब्तिदा में आसानी ना हो जाएगी? वो बोली, बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन ऐसे साथियों का इंतखाब सबसे मुश्किल काम होगा अली। मैंने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, और इसीलिए काम की इब्तिदा करने से पहले मैं इस पर खूब गौर व खौज करना चाहता हूँ। यहाँ इस मुल्क में रहकर हमें जो मुराद हासिल हुई हैं, उनसे फ़ायदा न उठाना भी हिमाकत है। तहज़ीब, दरअसल मैं ये भी नहीं चाहता कि तवील अरसे के बाद तुम्हारी मायत के जो लम्हात मुझे मैसर हुए हैं उन्हें फ़ौरन मसरूफियत में बदल दूँ। लिहाजा हम कोई ऐसा रास्ता मुंतखब करेंगे जिससे आज़ादी के ये लम्हात भी मुतासिर न हों और हमारा मकसद भी पूरा हो जाए। तहज़ीब बोली, एक बात कहूँ अली, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा, तुम्हारी किसी बात का बुरा मानना मेरे बस में नहीं है तहज़ीब। वो बोली, तुम्हारे अंदाज़े फ़िक्र में एक तब्दीली महसूस हुई है मुझे। यूं लगता है जैसे पहले तुम यहाँ से निकल जाने के ख्वाहां थे, लेकिन अब किसी वजह से अपने इस मकसद में तसाहुल बरतने के ख्वाहिशमंद हो। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए उसे मुखातिब किया। कहा, बात यह है तहज़ीब कि अब मेरी फितरत में थोड़ी सी खुद गर्जी भी पैदा हो गई है। मैं अपनी ज़ात के बारे में भी सोचने लगा हूँ, या फिर अपनी ज़ात में छुपे हुए तुम्हारे वजूद को देखकर मुझे ये एहसास होता है कि मैं अभी कुछ वक्त दुनिया के हंगामों से दूर रहकर तुम्हारी मायत में गुजारूं। इसे खा तुम मेरी खुद गर्जी समझ लो या मोहब्बत नाम की कोई चीज़। तहज़ीब के होंठों पर हल्की हल्की लर्जिश नमूदार हुई। मैंने उसके वजूद में एक कपकपाहट सी महसूस की। मेरे इन अल्फाज पर शर्माने की बजाय उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी हो गई। वो लरसते हुए लहजे में बोली, अली, मुझे जज्बात की दुनिया में ना भटकाओ। मेरी कहानी भी तुमसे पोशीदा नहीं है। मेरी जिंदगी का कोई पहलू तुम्हारी निगाहों से ओझल नहीं है। मुझसे ये एतराफ़ न करवाओ कि मैं अपनी ज़िंदगी के उस पहले दौर को भूल गई हूँ। मुझे ये महसूस होता है जैसे मशरिक़ मेरे वजूद में समा गया है। मेरा जी चाहता है कि मशरिक़ की रिवायात मेरी ज़िंदगी का सरमाया बन जाएं। मैं एक छोटा सा घर बनाऊँ और उसमें तुम्हारी खिदमत करती रहूँ। लेकिन अली, मेरी मोहब्बत इस बात की मुतकाज़ी है कि मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद से न हटाऊँ। मुझे आजमाइश में न डालो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझ पर एतमाद करना छोड़ दो। तहज़ीब का बदन हौले हौले लरज़ रहा था। मैं उसके करीब पहुंचा और मैंने बड़े एतमाद से उसका सर अपने सीने पर टिका लिया। कहा, नहीं तहज़ीब, तुम्हारी कैफियत को समझने के लिए मुझे अपने अंदर झांक लेना काफ़ी है। और सुनो, मैं जज्बाती होकर ये बात नहीं कर रहा। अब तक की ज़िंदगी आग और खून के सहरा में गुजारी है। मौत की हौलनाक चीखें लम्हा बलम्हा कानों के करीब से गुजरती रही हैं। ग्रेवाइल्स के कैद खानों में मौत के इतने करीब से गुजरा हूँ कि ज़िंदगी बेवक़्त शय मालूम होती है। मैंने ज़िंदगी से हसीन तसव्वुरात को हमेशा के लिए खुरच कर फेंक दिया है। मेरी दास्तान हयात का एक एक लम्हा खौफ से तहरीर होता रहा है, और अब जब इस रेगजार में कुछ हसीन फूल खिले हैं तो सच ये है कि मैं इनका नज़ारा करना चाहता हूँ। तहज़ीब, मुझे हक़ है कि मैं अपनी ज़ात का भी कुछ एहसास करूँ। मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ, उससे गफलत नहीं बरती है, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए तुम्हारा साथ अब बहुत ज़रूरी है, और शायद इसी तरह मैं अपने मकसद की तकमील आइंदा भी कर सकता हूँ, वरना तुमसे दूर होकर मैं नाकारा हो जाऊंगा। ये मुल्क बहुत हसीन है। हम कुछ अरसा यहाँ गुजारेंगे, सैर तफरी करेंगे और ज़िंदगी को उन रानाइयों के हुसूल में सर्फ करेंगे जिसका हर जी रूह तालिब होता है। तहज़ीब बेख्तियार बोली, हाँ अली, मैं भी यही चाहती हूँ। उसके बाद हम दोनों देर तक जज्बाती गुफ्तगू करते रहे। फिर तहज़ीब संभली तो उसने शर्माती निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, लेकिन ये समझ लो अली कि ये सब कुछ तुम्हारी ईमा पर हुआ है, वरना खुदा की कसम मैं उस वक्त तक तुम्हें मसरूफ़ कार देखना चाहती थी जब तक तुम्हारी ज़िंदगी का ये मिशन पूरा ना हो जाए। मैंने कहा, मिशन जारी रहेगा तहज़ीब, और हम ज़िंदगी की रानाइयों से मुंह भी नहीं मोड़ेंगे। हाँ, अगर तुम न मिलती तो मैं ज़िंदगी के इस रुख के बारे में सोचता भी नहीं। इस नए फैसले से हम दोनों बेहद मुतमईन हो गए थे। इस वसी और इस मुल्क के बारे में मालूमात हासिल करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। हर जगह के नक्शे किताबी शक्ल में दस्तयाब हो जाया करते थे। चुनाचे उन नक्शों की मदद से हमने मुख्तलिफ इलाकों के बारे में तफसीलात मालूम की और फिर एक खूबसूरत जजीरे का इंतखाब किया जो सैन स्टेलो के नाम से पुकारा जाता था। हमने तय किया कि उस जजीरे पर जाकर कुछ वक्त गुजारेंगे। तारीना हार्डो को इस बारे में इत्तला देना जरूरी था।
चुनाचे उस रात वो हमारे साथ खाने में शरीक हो गई। हमारे उस फैसले से वो बेहद खुश हुई थी। उसने कहा, सैन स्टेलो जजीरों की जन्नत कहलाता है। बुलंदियों से गिरते हुए आबशार और उनके दामन में फैले हुए घास के हसीन मैदानों में तुम्हें तफरीही ट्रॉलरों की बहुत बड़ी तादाद नजर आएगी। इस इलाके में बैनुल-अक़वामी आवारागर्दों के गिरोह बहुत ज्यादा नजर आते हैं। हर जगह रक्स व मौसीकी मिलेगी तुम्हें। यकीनन मेरे वतन के इस हिस्से को देखकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। इसके अलावा अगर तुम चाहो तो मैं अपने तौर पर तुम्हारे लिए वहाँ आसाइशों का बंदोबस्त कर दूं। छोटे छोटे कई होटल भी वहाँ मौजूद हैं। मैंने कहा, नहीं मैडम हार्डो, आप हमें यहाँ के शहरी की हैसियत से हर जगह घूमने फिरने की आज़ादी इनायत फरमा दें, बस आपकी यही नवाजिश काफ़ी होगी। तारीना हार्डो ने कहा, वो तो तुम्हें हासिल है, मैं भला इस सिलसिले में क्या कह सकती हूँ या क्या कर सकती हूँ। दूसरे ही दिन हमने सैन स्टेलो जाने की तैयारियां शुरू कर दी। एक मखसूस बंदरगाह से सैन स्टेलो और दूर दूर तक के जजीरों पर जाने के लिए मोटर लॉन्चें दस्तयाब हो जाया करती थीं। हमने एक पूरी लॉन्च अपने लिए हासिल की। भूरे रंग की टोपी में मलबूस पुर्तगाली मल्लाह हमें लेकर चल पड़ा। लॉन्च बहुत हसीन और वसी थी। मल्लाह के साथ उसके 2 मावन और थे। नीले समंदर के सीने पर तरह तरह की तफरीहात में मशगूल लोगों को देखते हुए हम काफी दूर निकल आए। अब छोटी बड़ी कश्तियां पीछे रह गई थीं। हाँ, कुछ स्टीमर ऐसे थे जो सैन स्टेलो की जानिब जा रहे थे। बस वो समंदरी बुलबुलों में डूबते और उभरते नजर आ जाते। तकरीबन 3.5 घंटे के समंदरी सफर के बाद सैन स्टेलो का सरसब्ज साहिल नजर आया, जिस पर दरख्तों के झुंड धूप की रोशनी में सब्जी माइल रंग घोल रहे थे। साहिल पर छोटे छोटे लकड़ी के सफेद कैबिनों की कतार बनी हुई थी, जिनके दरमियान स्टीमर लंगर अंदाज किए जा सकते थे। हम ऐसे ही एक कैबिन के नजदीक पहुंच गए। कैबिनों के सामने सैन स्टेलो में आने वालों के लिए खुशामदीद का बोर्ड आवेजा था। घुटनों से ऊंचे स्कर्ट वाली एक गुलाबी सी लड़की ने, जिसका कद 5 फुट से ज्यादा नहीं होगा, आगे बढ़कर हमारी पजीराई की और हमें सयाह की हैसियत से सैन स्टेलो की जन्नत में पहुंचने की मुबारकबाद पेश की। फिर अपनी खिदमत पेश करते हुए उसने शुस्ता अंग्रेजी में कहा, अगर आप पहली बार सैन स्टेलो आए हैं तो मेरी खिदमत आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। आप घास के मैदानों में ट्रॉलरों में क़याम इख्तियार करेंगे या फिर किसी 3 मंजिला होटल की रिहाइश गाह आपको पसंद आएगी। मैंने कहा, बेहतर होगा मिस कि आप हमें कोई ट्रॉलर दिलवा दें। वो बोली, मैं गेन मिलर कंपनी की नुमाइंदा हूँ। हमारे 5 ट्रॉलर इस वक्त आपको खाली मिलेंगे। हर आसाइश उनमें मौजूद है। आप उनमें से कोई भी पसंद फरमा लीजिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। लड़की ने 3 रंगों की एक बबल कार स्टार्ट की और हम दोनों उसके साथ बैठकर चल पड़े। पतली पतली सड़कें बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनी हुई थीं। ये 2 रोया सड़कें दरमियान से खाली थीं और नीचे खुसूसी गहराइयां नजर आ रही थीं। पहाड़ियों के ऊपर से गुजारी जाने वाली ये सड़कें हमें अतराफ के हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज करवाती हुई बिलाखिर एक ऐसे इलाके में ले गईं जहां काफी बुलंदी से एक बहुत चौड़ा आबशार गिर रहा था। खुशनुमा ट्रॉलर घास के उस मैदान में सफेद सफेद खिलौनों की मानिंद बिखरे नजर आ रहे थे। पहला ही ट्रॉलर जो उसने हमें दिखाया काफी कुशादा और हमारी पसंद के मुताबिक था, इसलिए हमने मजीद ट्रॉलर देखने की फरमाइश न की और उस पहले ट्रॉलर की अदायगी 1 माह के लिए कर दी। उसके साथ ही हमने उस नन्ही मुन्नी गुड़िया जैसी लड़की को अच्छी खासी रकम टिप के तौर पर भी दी। उसने हमें अपना फोन नंबर दिया और एक समत इशारा करती हुई बोली, उधर टेलीफोन बूथ की कतार है, कोई भी जरूरत हो आप किसी भी टेलीफोन बूथ से इस नंबर पर रिंग करके अपनी जरूरत बयान कर दें। हम आपको यहाँ हर किस्म की सहूलत मुहैया करने के पाबंद हैं। लड़की अपनी नन्ही मुन्नी सी कार में बैठकर चली गई तो हम ट्रॉलर में आ गए। तहजीब के रुखसारों से मुसर्रतों की शफक फूट रही थी। वो उस हसीन दुनिया में आकर बेपनाह खुश थी। हमने इलाके की मुनासिबत से अपनी तफरीहात का प्रोग्राम बना लिया। रात हुई तो इस वसीओ अरीज सब्ज़ाजार में रोशनियों के कंवल जगमगा उठे। जगह जगह से मौसीकी की आवाजें उभर रही थीं। हसीन और खनकते हुए कहकहे दूर दूर तक बिखरे हुए थे। हम उस पुरफजा मंजर की सैर करने के लिए निकल आए। खुशबख्ती से आसमान शफाफ था और फजा बादलों से पाक थी। जब चांद निकला तो उस हसीन मंजर में हजारों गुना इजाफा हो गया। पहाड़ों की बुलंदियों से नकरई चांदनी पानी में खुलकर नीचे की समत आने लगी और हम बेइख्तियार आबशार की जानिब चल पड़े, जहां बेशुमार जोड़े फितरत के हुस्न से लुत्फानंदोज हो रहे थे। ये जदीद दुनिया का एक जदीद तरीन मकाम था। यहाँ की अक़दार मशरिक से मुख्तलिफ थीं। चुनाचे चारों तरफ बिखरे हुए मनाजिर हमारी फितरत से हम आहंग न हो सके और हम किसी तन्हा और पुरसकून गोशे की तलाश में आबशार की दूसरी जानिब चल पड़े। आबशार से गिरते हुए पानी से बनने वाली एक छोटी सी नदी के किनारे पड़े हुए पत्थरों पर बैठकर हम गुनगुनाती हुई नदी की रवानी से लुत्फानंदोज होते रहे।
زبانیں خاموش تھیں لیکن احساسات ایک دوسرے کی کیفیات کے ترجمان تھے۔ آدھی رات تک ہم دونوں یہاں رہے اور اس کے بعد ٹرالر میں واپس آ گئے۔ سین سٹیلو کے 3 دن اس طرح گزرے کہ احساس بھی نہ ہو سکا۔ اس جزیرے پر ترقی کی جدید لہر تو تھی ہی، لیکن قدرت نے بھی اس جزیرے کو اتنا حسن دیا تھا کہ اس کی صحیح ترجمانی ناممکن تھی۔ چوتھے دن صبح 10 بجے جب ہم سو کر اٹھے تو کوئی باہر ہمارا منتظر تھا۔ ننھی سی خوبصورت لڑکی نے اندر ہماری آہٹیں محسوس کر کے ایک چھوٹی سی کھڑکی باہر سے کھولی اور اندر جھانکتے ہوئے کہا، ایکسکیوز می جنٹلمین، آپ کی ایک مہمان باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم اس کی آواز سن کر چونک پڑے۔ تہذیب نے جلدی سے آگے بڑھ کر ٹرالر کا دروازہ کھولا تو تارینا ہارڈو ایک خوبصورت لباس میں ملبوس سامنے کھڑی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر تہذیب نے خوشی کی آواز بلند کی اور پھر باہر نکل کر اس سے مصافحہ کیا اور اسے اندر لے آئی۔ تارینا ہارڈو کی آمد پر میں بھی حیران رہ گیا، لیکن مزید حیرانی اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہوئی جس پر کوئی خوشگوار کیفیت نہیں تھی۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی پریشانی کا شکار ہے۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکراتی ہوئی اندر آ گئی۔ بولی، میں جانتی ہوں سین سٹیلو کی جنت میں مجھ جیسی کسی شخصیت کی مداخلت کتنی ناخوشگوار ہو سکتی ہے، لیکن علی صورتحال کچھ ایسی تھی کہ مجھے تمہاری ان تفریحات میں مداخلت کرنا پڑی۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے میڈم تارینا؟ یقیناً کوئی ایسا ہی مسئلہ ہوگا جس کے لیے آپ اس قدر سنجیدہ ہو گئی ہیں۔ تارینا ہارڈو نے کہا، ہاں، بڑی ہی پریشان کن اطلاعات ہیں۔ ان اطلاعات نے مجھے بوکھلا کر رکھ دیا ہے۔ میں نے تہذیب کی طرف دیکھا اور اس نے میری جانب۔ تارینا ہارڈو کے انداز سے ہم دونوں ہی پریشان ہو گئے تھے۔ میرے ذہن میں بہت سے خدشات نے سر ابھارا تھا، لیکن میں انتظار کرتا رہا کہ تارینا ہارڈو ہی اس سلسلے میں گفتگو کا آغاز کرے۔ تارینا ہارڈو نے کہنا شروع کیا، میڈم مارٹینز سے اچانک رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور وہاں مارشل پر جو چند نئے افراد اس علاقے کی نگرانی کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، انہوں نے اطلاع دی ہے کہ میڈم مارٹینا اس عمارت سے لاپتہ ہیں جہاں ان کا قیام تھا۔ دراصل اس دوران ہم اپنے طور پر بے شمار اقدامات کرتے رہے ہیں۔ مارشل سے کینٹ، مور اور دوسرے لوگوں کو واپس بلا لیا گیا تھا۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے لیے سزائیں تجویز کی گئی تھیں۔ کینٹ کو اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ اس کے بیوی بچے ہائل جوشیو کے قبضے میں جا چکے تھے اور اس بنیاد پر اسے بلیک میل کر کے ہائل جوشیو اپنے کام کے لیے مجبور کرتا رہا تھا۔ میڈم مارٹینا نے اس بات کی تصدیق کی اور کینٹ کی سزا معاف کر دی۔ اس کے بعد جو نیا عملہ وہاں بھیجا گیا وہ صورتحال سے باخبر تھا، ہر چند کہ وہ بحری تحقیقاتی مہم کے سلسلے میں وہاں پہنچا تھا، لیکن اسے اس بات سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ میڈم مارٹینا وہاں اس کی کنٹرولر ہیں۔ ذہین ترین لوگوں کو اس کام پر مامور کیا گیا تھا جو مارٹینا ہی کی سطح کے تھے۔ اب میڈم مارٹینا کی گمشدگی کے بارے میں ہمیں اطلاعات فراہم کی گئی ہیں اور اس بات کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ میڈم مارٹینا کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہیں۔ اب ہم اس سلسلے میں الجھن کا شکار ہی تھے۔ علی کے دنیا کے 3 ملکوں سے ہمارے ان خصوصی نمائندوں کی موت کی اطلاع ملی ہے جو ہائل جوشیو کے اثاثوں کی تحقیقات اور ان کے حصول کے لیے کوشاں تھے۔ کئی ممالک میں ہمارے نمائندہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد اچانک اس کامیابی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یوں لگتا ہے جیسے کسی بہت بڑی قوت نے اچانک ان معاملات کو کنٹرول کیا ہو۔ اس قوت کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہو سکا کہ اس کا تعلق دنیا کے کس ملک سے ہے یا کون لوگ اس سلسلے میں عمل پیرا ہیں۔ ان 3 نمائندوں کی موت انتہائی پراسرار حالات میں ہوئی ہے۔ یہ بات بھی گوارا کر لی گئی، لیکن اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ابھی 2 دن قبل ہمارے وزیر داخلہ کے ایک خصوصی سیکرٹری پر قاتلانہ حملہ ہوا اور یہ حملہ اس انداز میں کیا گیا کہ ہم سب حیران رہ گئے۔ وزارت داخلہ کی ایک اہم میٹنگ جاری تھی کہ اچانک فرسٹ سیکرٹری کے پی اے نے اپنی جیب سے پستول نکال کر فرسٹ سیکرٹری پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ خوش قسمتی تھی کہ یہ فائرنگ بدحواسی کے عالم میں کی گئی تھی، اس لیے فرسٹ سیکرٹری زخمی تو ہو گئے لیکن ہلاک نہ ہو سکے اور اپنی اس کوشش میں ناکام ہو کر ان کے پی اے نے پستول کی نال اپنی کن پٹی پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا، جس سے اس کی وہیں فوری طور پر موت واقع ہو گئی۔ اس سلسلے میں اب تک جس قدر تحقیقات ہوئی ہیں ان سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ پی اے ایک فرض شناس اور ذہین آدمی تھا، اس کی ساری زندگی کا ریکارڈ بے داغ ہے اور اس کی ذات پر کسی قسم کا شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے خصوصی ڈپارٹمنٹ کے چند افراد نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ان واقعات کا تعلق آبدوز کے واقعے سے ہو سکتا ہے، یعنی رد عمل کے طور پر یہ تمام کارروائی عمل میں آئی ہے۔ بیرونی دنیا میں ہائل جوشیو کے ذریعے مفادات حاصل کرنے والے جن چند ایجنٹوں کو قتل کیا گیا ہے وہ بہترین کارکردگی کے مالک ذہین ترین افراد تھے۔ ان کی موت ہمارے وطن کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے۔ چنانچہ فوری طور پر ان تمام کارروائیوں کو روک دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو اس سلسلے میں جاری تھیں۔
मैडम मार्टिना की गुमशुदगी भी बेहद पुरअसरार है। गोया हायल जोशियो की हैसियत से हमने जो कंट्रोल हासिल किया था वो नाकाम रहा, और अब इस सिलसिले में मजीद कोई कोशिश करना अपने आप को दलदल में फंसाने के मुतरादिफ है। बात वहीं तक रहती तो शायद इस कदर तशवीश का इजहार न किया जाता, लेकिन हमारे अपने मुल्क में जो कुछ हुआ है वो भी काबिल तवज्जो है, और इस सिलसिले में मुझे वजारत दाखिला की तरफ से खुसूसी हिदायत की गई है कि मैं आपको भी मोहतात कर दूं। मैं ये नहीं कह सकती अली कि इस सिलसिले में आपको भी मुलव्विस किया जा सकता है, लेकिन अगर उन लोगों की मालूमात बिल्कुल मुकम्मल हैं और हमारे नुक्ता निगाह के मुताबिक ये सब इसी कार्रवाई का रद्द अमल है, तो फिर वो आपकी तरफ से भी गाफिल न होंगे और आपको मोहतात रहना पड़ेगा। मैंने कहा, बड़ी तशवीशनाक इत्तलात हैं मैडम तारीना हार्डो। क्या इस सिलसिले में महकमा दाखिला की जानिब से मेरे लिए कुछ खुसूसी हिदायत हैं? वो बोली, सिर्फ इतना कि आप अपने तौर पर भी मोहतात रहें, और अगर आप इजाज़त दें तो हम आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ लोगों का यहाँ भी बंदोबस्त कर दें। मैंने कहा, नहीं मैडम हार्डो, मेरा ख्याल है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ताहम ये ज़रूरी था कि आप मुझे सूरत हाल से आगाह कर दें। मैं अपने तौर पर भी इस सिलसिले में जो कुछ कर सकता हूँ यकीनन करूँगा। वो बोली, गोया आप इस बात की इजाज़त नहीं देते कि आपके गिर्द कुछ लोगों को तयनात कर दिया जाए। मैंने कहा, हरगिज़ नहीं, ये एहतियात नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। तारीना हार्डो पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगी। बोली, मैं आपकी ज़िंदगी और सेहत की ख्वाहां हूँ मिस्टर अली, बस इसीलिए हाजिर हुई थी। मुझे अफसोस है कि मैंने आपके जहन को तकद्दुर का शिकार किया, लेकिन ये ज़रूरी था। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। मैंने कहा, इतनी जल्दी? वो बोली, हाँ, हमें इस सिलसिले में जो अहकामात जारी किए गए हैं उनके तहत मैं और मेरा महकमा सख्त मसरूफ़ हो गया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द सही सूरत हाल हमारे इल्म में आ जाए। तारीना हार्डो हमारे इसरार के बावजूद एक लम्हा भी न रुकी और हमसे इजाज़त लेकर चली गई। उसके जाने के बाद मैं और तहजीब पुरख्याल अंदाज में एक दूसरे को देखने लगे। तहजीब ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि तारीना हार्डो का इस वक्त यहाँ आना हमारे हक में बेहतर नहीं हुआ। उस जैसी ज़हीन औरत से इस गलती की उम्मीद नहीं थी। तुम खुद सोचो, अगर वो लोग इनके रास्ते पर लग चुके हैं तो फिर तारीना का ताक़ुब ज़रूर कर रहे होंगे। मेरा ख्याल है अली, तारीना के जरिए हमारी निशानदही हो गई है। तहजीब का कहना गलत नहीं था। मैं जानता था कि तारीना ने इस सिलसिले में यकीनन ख्याल रखा होगा, लेकिन उसके बावजूद उससे गलती हो सकती थी, और इन हालात में मेरा मोहतात होना ज़रूरी था। मैं पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाता रहा। फिर मैंने कहा, तहजीब, हायल जोशियो का केस ख़त्म हो जाने के बाद हमारा इन वाक़यात से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, और न ही ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम तारीना हार्डो की इस सिलसिले में कोई मदद करें। यूं भी हमारा यहाँ रहने का कोई मुस्तकिल इरादा नहीं है। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस नए मसले में नहीं फंसना चाहता। जाहिर है अगर ये कोई इंतकामी कार्रवाई है तो इसका ताल्लुक बराह रास्त फ़लस्तीन या मुझसे नहीं है। उन लोगों को इस मामले को खुद निपटाना चाहिए, और हमारे लिए अब मुनासिब ये होगा कि हम ये मुल्क छोड़ दें। तुम इस बात का मकसद अच्छी तरह समझ रही होगी। एक ऐसे काम में अपनी कुव्वत ज़ाया करने का क्या फ़ायदा जिसका ताल्लुक बराह रास्त हमसे नहीं हो। वो बोली, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ अली, मेरा भी यही ख्याल है। हमें अब ये जगह छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा, तो फिर ठीक है, तैयारी कर लो, हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तहजीब ने फौरी तौर पर अपनी जगह से उठकर सामान समेटना शुरू कर दिया। वो मुझसे पूरी तरह मुत्तफिक थी, लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि अगर तहजीब का खदशा दुरुस्त है तो फिर इस बात के इम्कानात भी हैं कि उस ट्रॉलर के अतराफ में कुछ लोग मौजूद हों। बहरहाल सूरत हाल जो कुछ भी हो, कम से कम यहाँ रहना अब मेरे लिए किसी तौर सूदमंद नहीं था। ये सोचकर दिल ही दिल में हंसी भी आ गई कि इससे कबल ख़तरनाक तरीन हालात में भी मैंने परेशान होना नहीं सीखा था, लेकिन अपनी ज़िंदगी के साथ किसी और की ज़िंदगी वाबस्ता हो जाए तो इंसान में किस कदर तब्दीलियाँ आ जाती हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल था, और मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहता था। तहजीब को सामान समेटता छोड़कर मैं ट्रॉलर से बाहर निकला और टेलीफोन बूथ की उस कतार की जानिब चल पड़ा जहां से उस नन्ही सी लड़की से राब्ता कायम किया जा सकता था, जिसकी कंपनी के ज़रिए एहतमाम हम लोग यहाँ कायम किए हुए थे। रिसीवर उतार कर मैंने उसका नंबर मिलाया और दूसरे ही लम्हे उसकी बच्चों जैसी आवाज़ सुनाई दी। मैंने उसे बताया कि हम लोग फ़ौरन वापसी का इरादा रखते हैं, इसलिए वो हमारे साहिल तक पहुंचने का बंदोबस्त कर दें। लड़की ने कहा कि चंद ही लम्हात के बाद वो हाजिर हो रहे हैं। जब मैं ट्रेलर में वापस आया तो तहजीब ट्रेलर के दरवाजे के पास मेरी मुंतजिर थी। मैंने उसे उस वक्त जाने की वजह बताई और तहजीब ने गर्दन हिला दी। उसकी पेशानी पर तफक्कुरात की लकीरें नजर आ रही थीं। थोड़ी देर के बाद वही छोटी सी बबल कार हमें अपनी तरफ आती हुई नजर आई।
लड़की बरक़ रफ्तारी से उसे ड्राइव करती हुई यहाँ तक पहुंची थी। उसने कारोबारी अंदाज में हमारी खैरियत पूछी और फिर हम उसकी बबल कार में बैठकर साहिल की जानिब चल पड़े, जहां से दूसरी तरफ जाने के लिए लॉन्चें हासिल की जाती थीं। एक स्याहरू शख्स हमारी जानिब बढ़ा और उसने गर्दन खम करके अपनी खिदमात पेश कर दी। मकसद सिर्फ दूसरी समत जाना था, इसलिए हमें उस लॉन्च पर सफर करने में कोई आर न महसूस हुई और हम दोनों उस लॉन्च पर सवार हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।